हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिषेक और आज हम लोग डिस्कस करने के आ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, क्लास 10th ज्योग्राफी का। कौन सा टॉपिक? लैंड रिसोर्सेज। हम लोगों ने रिसोर्सेज की बात कर ली, उसकी डेवलपमेंट की बात कर ली। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो है लैंड रिसोर्स, उसकी बात करते हैं। तो वीडियो नंबर 6 है ये, 5 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो देखिए, लैंड रिसोर्सेज सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्यों है वो देखते हैं। आप देखते हो कि पूरा का पूरा नेचुरल वेजिटेशन जो है वो लैंड पे, सारे पेड़ पौधे सब लैंड पे ही है, उसी पे उगते हैं। वाइल्ड लाइफ कहाँ रहते हैं? लैंड पे रहते हैं। ह्यूमन लाइफ पूरी कहाँ एग्जिस्ट करती है? लैंड पे। अगर एयर की बात अगर छोड़ दे तो सिर्फ वाटर और फूड, जो सेकेंडरी और टर्सरी जो नीड है ह्यूमन की आफ्टर एयर, आफ्टर ऑक्सीजन, वो हमें कहाँ पे मिलती है? लैंड पे मिलती है। मतलब हमारी पूरी की पूरी लाइफ उसी पे डिपेंडेंट है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज सब कहाँ होती हैं? सब लैंड पे होती है। ट्रांसपोर्ट पूरा का पूरा कहाँ? लैंड पे। आपको एयर ट्रांसपोर्ट लैंड पे नहीं होता है, बट जब एयर ट्रांसपोर्ट में प्लेन हो वो टेक ऑफ करता है या लैंड करता है तो वो कहाँ पे करता है? लैंड पे ही। उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम कहाँ पूरा लगा होता है? लैंड पे। तो लैंड जो है इसीलिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है वर्ल्ड में। और आप देखते हो देश से देश लड़ रहा है, कंट्री से कंट्री, स्टेट से स्टेट लड़ रहा है, परिवार से परिवार, भाई से भाई लड़ रहा है। सिर्फ किस लिए? ज़मीन के लिए। मतलब ज़िंदगी चली जाती है लेकिन ज़मीन कहीं नहीं जाती। इतनी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ये लैंड। तो लैंड रिसोर्स। अब दूसरी बात ये कि लैंड रिसोर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो फाइनाइट मैग्नीट्यूड में फिक्स है। अर्थ का एरिया फिक्स है, किसी भी कंट्री का एरिया फिक्स है। अगर वो किसी और कंट्री को ऑक्यूपाई ना करे तो, और एनेक्स ना करे तो वो फिक्स है, फाइनाइट मैग्नीट्यूड है। अवेलेबिलिटी उसकी क्या है? फाइनाइट है। इसीलिए हमको बहुत केयरफुल प्लानिंग के साथ लैंड को यूज़ करना चाहिए। अगर हमें ये भी पता चल जाए कि हमारे कंट्री का एरिया जो है वो 100 हेक्टेयर है या 100 लाख हेक्टेयर जो भी है, तो उसमें अगर 5 हेक्टेयर या 5000 हेक्टेयर वेस्ट लैंड भी है तो उसको कैसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ यूज़ कर लें। अगर उस पर एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे, उस पर फॉरेस्ट नहीं लगा पा रहे हैं, उस पर जो है कि क्या बोलते हैं कि पास्चर लैंड नहीं उगा पा रहे हैं, तो क्या करें? उस पर घर बना ले। घर तो बना सकते हैं ना वेस्ट लैंड पे, खराब है जो ज़मीन। हालांकि घर बनाना भी तो कभी कभी, अगर मान लें कि माउंटेन की बात करें तो उसको अगर वेस्ट लैंड में कंसीडर कर लें तो वहाँ पे घर बनाना इतना आसान नहीं। रोड बना लें, कुछ नहीं तो फैक्ट्री सेटअप कर लें, मतलब किसी न किसी तरह लैंड को यूटिलाइज कर लें। तो ये है लैंड रिसोर्स। उसके बाद जब हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो 100% में कितने परसेंट कौन सा लैंड अवेलेबल है उसको देखते हैं। तो प्लेन की जब हम लोग बात करते हैं, नदर्न प्लेन की, तो वो 43% उसकी अवेलेबिलिटी है प्लेन्स की। जिसमें कौन का आता है? पंजाब आता है, हरियाणा आता है, उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल आता है, उसके बाद जो है कि आसाम आ जाता है। पूरा का पूरा नदर्न प्लेन, एलुवियल सॉइल जो रिच एरिया है वो क्या है? नदर्न प्लेन है पूरा। कौन सी रिवर सिस्टम से बना है? इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र सिस्टम। सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है इस एरिया में और इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं। उसके बाद हम लोग माउंटेन एरिया की बात करते हैं। 30% एरिया कंसिस्ट करता है माउंटेन एरिया। उसमें क्या क्या आ जाता है? उसमें आ जाता है लद्दाख आ जाता है, जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है, उत्तराखंड आ जाता है, हिमाचल प्रदेश आ जाता है, सिक्किम आ जाता है और अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जो है कि वो किस में आ जाते हैं? माउंटेन में। इसमें हमें मिलती हैं पेरेनियल रिवर लाइक गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये सब रिवर और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो सारी रिवर जो है कि इस हिमालय रेंज से ही निकली हुई रिवर्स हैं। या तो बियॉन्ड हिमालय है या तो हिमालय, मतलब माउंटेन से ही निकली हुई है। थ्रू आउट ईयर, पेरेनियल रिवर का मतलब क्या होता है कि थ्रू आउट ईयर, पूरे साल जो है कि उसमें पानी अवेलेबल रहता है। और टूरिज्म के लिए बहुत लोग जाते हैं। हमारे टूरिस्ट स्टेट देखिए नॉर्थ में कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, उसके बाद सिक्किम लोग घूमने जाते हैं। तो टूरिज्म के लिए बहुत फेमस होते हैं ये एरिया। अच्छा पिक्चर्स की लोकेशन होते हैं, घूमने में अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लेट्यू रीजन की। 27% प्लेट्यू रीजन है, साउथ इंडिया का रीजन जो है कि जिसमें महाराष्ट्र आ जाता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका आ जाता है, तमिलनाडु आ जाता है और तो केरला आ जाता है। ये सब क्या है? प्लेट्यू रीजन है। इसमें हमें क्या मिलते हैं? मिनरल। सबसे ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज और फॉसिल फ्यूल जो है कि हमें कहाँ मिलते हैं? प्लेट्यू रीजन में इंडिया के। और फॉरेस्ट कवर बहुत डेंस है इस रीजन का। तो ये था हमारा
लैंड रिसोर्सेज की लैंड रिसोर्सेज क्यों जरूरी है और लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैटेगराइज। नाउ ये देखते हैं कि लैंड को यूटिलाइज कैसे कैसे करते, कि कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट, कैसे पूरी दुनिया ने लैंड को यूटिलाइज किया है, उस लैंड पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉरेस्ट है, क्या है, कॉमन है एकदम, फॉरेस्ट कवर होना भी चाहिए, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए फॉरेस्ट कवर होना भी चाहिए। तो फॉरेस्ट अवेलेबल है लैंड पे। अब किसी के पास, किसी के 22% लैंड पे है, कि कहीं 23% है, कहीं 33% है, तो वो डिपेंड करता है। जैसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में चले जाएं तो 80% 90% है, पंजाब हरियाणा में तो हमें फॉरेस्ट देखने को ही नहीं मिलता है, लेकिन यूज़ हुआ है हर एक जगह फॉरेस्ट कुछ न कुछ है, कुछ जगह बहुत ज़्यादा है, कुछ जगह कम। तो पहला फॉरेस्ट कवर है। सेकेंड, जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ समझने वाली बात है कि वो लैंड जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होता है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, हो ही नहीं सकता है, उसमें कौन है, बैरन एंड वेस्ट लैंड, बंजर भूमि। और जो बर्बाद हो गई, बंजर भूमि पे कैसे कुछ होगा, होगा ही नहीं। और जो वेस्ट लैंड है, जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है, पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, बर्बाद हो चुका है, क्या बोलते हैं कि कुछ भी उसमें केमिकल वगैरह चला गया है, या क्या बोलते हैं प्लेटिव रीजन है, वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। माउंटेन रीजन है, एकदम स्टोन ही स्टोन है वहाँ पे, तो वहाँ पे कैसे एग्रीकल्चर होगा। तो बैरन एंड वेस्टलैंड जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, एक वो ज़मीन हमारी चली गई, कुछ परसेंट में वो भी रहती है। उसके बाद वो जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता है, जैसे जहाँ पे हमारी बिल्डिंग, अगर मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं या कहीं घर में तो रह रहे होंगे, तो उस घर में वो किसी ज़मीन पे बनी है तो वो यूज़ हो गई। अगर 1000 स्क्वायर फीट में बनी है, 2000 स्क्वायर फीट में बनी है, या पूरी वो बिल्डिंग जो है वो 10,000, तो वो ये ज़मीन यूज़ हो गई। रोड बनता है तो वो भी लैंड पे बनता है, वो ज़मीन जो है यूटिलाइज हो गई। तो ये सब क्या है, एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल नहीं। जहाँ बिल्डिंग बनी वहाँ एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, जहाँ रोड बनी वहाँ एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, इनको हटाना पड़ेगा। और फैक्ट्रीज जहाँ पे सेटअप हो गई हैं, उसी तरह से गवर्नमेंट ऑफिसेज जो है वो है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, बहुत कुछ है। तो ये सारी जो बिल्डिंग्स खड़ी हो गई, रोड बन गए हैं, ब्रिज बन गए हैं, फ्लाईओवर बन गए हैं, तो ये इन सब एरिया को कैसे नहीं यूज़ कर सकते हैं, कल्टीवेशन के लिए नहीं यूज़ कर सकते, ये ऑटोमेटिकली या ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं। कौन से, बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्री, स्कूल, गवर्नमेंट ऑफिस, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, ये कहीं ना कहीं ज़मीन पे बने होंगे, तो ये यूटिलाइज हो गई ज़मीन। उसके बाद अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, अभी हम लोगों ने कौन सा बात किया, ये वाले लैंड जो कि क्या है, जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें हो चुकी हैं, बैरन है या तो वेस्ट है, नहीं तो ये चीज़ें बन के उन्होंने ज़मीन को घेर लिया है। उसके बाद अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में फैलो लैंड की बात नहीं करेंगे। फैलो लैंड की इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि फैलो लैंड में क्या है कि दो कैटेगरीज आती है, इसके जस्ट बात करेंगे कि कुछ फैलो लैंड 1 साल के लिए छोड़े जाते हैं कि उसकी फर्टिलिटी थोड़ी आ जाए मिट्टी, और कुछ जो है कि 5 साल तक के लिए छोड़े जाते हैं कि उसकी फर्टिलिटी आ जाए। वो बार बार एग्रीकल्चर उस पर करते करते, कल्टीवेशन करते करते क्या होता है कि उसकी नेचुरल पावर चली जाती है। तो होता है कि थोड़ा छोड़ दोगे तो नेचुरली जो है कि उसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी, मिनरल्स उसमें इंक्रीज हो जाएंगे। तो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में फैलो लैंड नहीं। तो सबसे पहले परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पे पशु चरते हैं, वो लैंड यूज़ हो गया। वहाँ पे क्या होगा, एग्रीकल्चर, अगर वो पास्चर लैंड है, ग्रेजिंग लैंड है, तो वो वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो रहा होगा, कल्टीवेशन नहीं हो रहा होगा, तो वो लैंड यूज़ हो गया। उसके बाद ऐसे लैंड जहाँ पे मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स जो है कि ग्रुप्स उग गए, वो लैंड जो है कि यूज़ हो गया। वहाँ पे मतलब वो ज़मीन पे ही तो हुए होंगे, लेकिन ये नेट सॉन एरिया में नहीं आता है, मतलब ये किसी ने सॉन नहीं किया, बुआई इसकी नहीं हुई है, कल्टीवेशन नहीं हुआ है, तो उसको नेट सॉन एरिया में कंसीडर नहीं किया जाता। नहीं तो ये वाली जो कैटेगरी है वो नेट सॉन एरिया में आ जाती है। उसके बाद कल्टीवेबल वेस्ट लैंड, जिनको 5 साल से ज़्यादा साल में छोड़ दिया गया है, वो आ जाते हैं अदर। अब मतलब 5 साल से 6 साल 7 साल छोड़ दिया तो ऐसा माना कि अब ये लग रहा है खेती लायक नहीं बचे, नहीं तो 5 साल के अंदर अंदर अगर उस पर होने लगे तो वो फैलो लैंड में आ जाएंगे, पड़ती अभी छोड़ी हुई है, कभी वहाँ पे एग्रीकल्चर होगा। बट कल्टीवेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर, अगर उनको 6 7 साल 8 साल हो गया है तो वो भी अनकल्टिवेटेड लैंड में कंसिडर कर लिया जाता है, फैलो लैंड में नहीं। फैलो लैंड में अभी इसके जस्ट बाद आपको पता चलेगा कि फैलो लैंड किसको बोलते हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता है लेकिन हो सकता है। नाउ फैलो लैंड, विच लैंड इज कॉल्ड फैलो लैंड,
सबसे पहले करंट फैलो, जो तुरंत अभी पड़ती जिसको छोड़ा गया, फैलो छोड़ा गया, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, मतलब 6 महीने 9 महीने से उस पर खेती नहीं हुई है, 1 साल से ज़्यादा अगर हो जाएगा तो वो फिर आ जाएगा अदर देन करंट फैलो में। तो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, ये एक यूटिलाइज हो गया, लैंड यूज हो गया। यहाँ पे अभी जो है कि एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है। उसके बाद अदर देन करंट फैलो, अदर देन करंट फैलो में कौन आ जाता है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर, मोर देन 5 आ जाएगा तो वो अनकल्टिवेटेड, इसके पहले थर्ड नंबर वाली जो कैटेगरी है यार उसमें आ जाएगा, अगर 5 ईयर से ज्यादा हो गया तो इसीलिए इसको फैलो लैंड में वो 6 ईयर 7 ईयर वाले को नहीं कंसीडर करते। तो अदर देन करंट फैलो में लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 to 5 एग्रीकल्चर, तो ये एक यूटिलाइज हो गया लैंड। उसके बाद जो फाइनल कितने एरिया पे जो है कि एग्रीकल्चर होता है भारत में, उसको बोलते हैं नेट सॉन एरिया। नेट सॉन एरिया में भी जब हम लोग ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की बात करते हैं, तो अगर किसी साल 1 ईयर में किसी जमीन पे 3 बार फसल लगा ली गई विद इन 1 ईयर, मतलब अगर बात करें 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो है 2-3 बार फसल लगा दी, 2 बार लगा दी, एक बार राबी लगा दी, एक बार खारिफ लगा दी, तो उसको 2 काउंट करेंगे। और जैसे 1 हेक्टेयर की जमीन है तो वो 2 हेक्टेयर काउंट होगी, तो उसको बोल देंगे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। बट जब नेट सॉन एरिया में तो उस पर 3 बार भी फसल लगा दे वो नेट सॉन में ही कंसीडर होगा। 1 हेक्टेयर की जमीन है तो 1 साल में 1 हेक्टेयर ही रहेगी, चाहे उस पर आप जो है कि 4 बार फसल लगा दीजिए, 1 साल में 3 बार लगा दीजिए। लेकिन अगर जब हम लोग ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कंसीडर करेंगे उसका, तो वो क्या हो जाएगा, वो 3 ऐड होगा। अगर 3 बार फसल लगाए, 2 बार लगाए, राबी में लगा दिए खरीफ, तो वो 2 ऐड होगा, 1 हेक्टेयर प्लस 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर, किसमें, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो वही बात लिखिए, एरिया सॉन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस क्या कर देते हैं, इसमें क्या प्लस कर देते हैं, नेट सॉन एरिया 1 वाला, कि ये एक बार तो फसल लगी है, लेकिन अगर एक और लग गई तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो नेट सॉन एरिया का मतलब है कि एरिया कितना है और उसमें एक साल में एक बार भारत में कितने एरिया पे एग्रीकल्चर हुआ है। अगर किसी एरिया पे 2 बार हो गया है तो उसको अगर जो 2 ऐड करेंगे तो एक साल में, तो वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहलाएगा, नेट सॉन एरिया नहीं। तो ये इतने पे फसल लगी हुई। तो ये था यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड फ्रॉम फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर। फॉरेस्ट से हमने स्टार्टिंग की थी टॉपिक नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 से, और कहाँ तक, नेट सॉन एरिया तक। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। टेक केयर, गुड बाय।